अधिकारी एक शब्द नहीं, अपने आप में एक रुतबा है। कैसा रहा अनुभव सिलेबस से फाइलों तक शिफ्ट होने का? शुरू में बहुत नर्वसनेस आ जाती है। क्या तैयारी के दौरान कभी लगा कि बस सब रहने देते हैं? तैयारी के दौरान बहुत से पेजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अन्य एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं और जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप कुछ अंतर समझ आता है आपको? एक वक्त तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। सरकारी नौकरी को एक सबसे बड़ा जुआ माना जाता है। सबसे बड़ी जो बात है सर, वो नजरिए का है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, एसएससी की तैयारी से सीजीपीएससी की तैयारी में शिफ्ट हुए। लास्ट में नहीं भी होगा तो एक अच्छे व्यक्ति बन के यहाँ से निकलेंगे। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप निकाल चुके हैं एक दो बार मेंस, या फिर आपके जो टीचर्स हैं उनसे अपनी कॉपी चेक कराइए। फिर बच्चे तो बोलेंगे कि इनका तो रील देख के चयन हो गया। अधिकारी एक शब्द नहीं, अपने आप में एक रुतबा है। रुतबा ऐसा कि किसी दफ्तर में ये बात कह दी जाए कि अधिकारी आ गए हैं, वहां चपरासी से लेकर बड़े बाबू तक की सुस्ती दूर हो जाती है। पर यह अधिकारी बनना किसी जुए से कम नहीं। जुआ ऐसा कि अगर जीत गए तो मान है, अगर हार गए तो केवल और केवल अपमान है। पर इन अधिकारियों को मान सम्मान की चिंता कहाँ, वो तो उलझे हैं दस्तावेजों में। सेलेक्ट होने से पहले सिलेबस के दस्तावेजों में और सेलेक्ट होने के बाद ऑफिस के दस्तावेजों में। पर इन दस्तावेजों में उलझने से पहले हमने दो नए अधिकारियों को बात करने के लिए बुला लिया है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त है चंचल श्रीवास्तव और गंगाधर चंद्राकर, जिनका चयन एडीआई अर्थात सहायक निदेशक उद्योग, अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में हुआ है। मैं आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी करता हूं। तो सबसे पहले सवाल करते हैं, कैसा रहा अनुभव सिलेबस से फाइलों तक शिफ्ट होने का? बहुत अच्छा रहा। शुरू में बहुत नर्वसनेस आ जाती है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब सफलता मिल जाती है तो वो खुशी अलग है। बार बार असफलताओं के बाद जब सफलता मिले तो वो अलग ही खुशी है। तो बहुत खुशी। आप क्या कहना चाहते हैं गंगाधर? तैयारी के दौरान बहुत से पेजेस देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन या उतार चढ़ाव जैसे पेजेस गुजर के एक बार सफलता जरूर मिलती है। मेहनत ढंग से करे और अपना हार्ड वर्क करते रहे तो सफलता जरूर मिलती है। जैसे कहा आपने, सब मेहनत की बात कही आपने। मैं चंचल को, मैं साथ में हम पढ़े भी हैं, तो आपसे एक सवाल है। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग छोटे शहरों में होते हैं या जिनको पर्याप्त तो सुविधाएं नहीं मिल पाती, उन लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि लोगों की शिकायत है कि ये हमें सुविधा नहीं मिली, इस नाम से हम नहीं कर पाए, या हमको वो अच्छा माहौल नहीं मिला। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक वक्त तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। क्योंकि छोटा शहर हो या बड़ा शहर, जो सुविधा बड़े शहरों में उपलब्ध है वो आज छोटे शहरों में भी उपलब्ध है। अगर क्लासेस की बात हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइडेड है। तो कमी कहीं नहीं है, आपको अपनी कमियों को दूर करना है बस। गंगाधर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, जैसे मैम बोले एकदम सही है कि आज के दौर में सुविधा हर जगह मिल सकता है। ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह अवेलेबल हो जाते हैं। तो तैयारी करने के लिए ऐसा कोई बाधा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अपने ऊपर वर्क करे, अच्छे से अपने कमी को दूर करे तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या तैयारी के दौरान कभी लगा कि बस सब रहने देते हैं, अब छोड़ दिया जाए इस बात को यहीं पे, भविष्य में जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ कमा लेंगे? कभी ऐसा लगा? इस हद तक तो नहीं लगा। डिमोटिवेशन आ जाता है, जब नई सफलता मिलती तो आता है डिमोटिवेशन, पर खुद पर विश्वास रखना चाहिए। इस हद तक नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा। अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन है तो भी ठीक है, लेकिन आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है उस पर आपको अडिग रहना पड़ेगा। आप भी डिप्रेशन का कभी कभी शिकार हुए होंगे, या लगा होगा कि छोड़ो रहने देते हैं, तब क्या सोचा आपने, फिर कैसे ओवरकम किया? जी सर, ये समय आता है सर, डिप्रेशन हो या लो फेस में रहे तो यहाँ पर तैयारी के दौरान ये सोचना चाहिए कि ये हर स्टूडेंट का एक फेज रहता है और जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं लोगों को ये होता है। अगर हम लोगों का ये दिख रहा है कि हमें डिप्रेशन आ रहा है या लो फेज से गुजर रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि ये एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट का निशानी है। जो जितने भी टॉपर रहे
या जो सफलता प्राप्त कर लिए है, आज वो उसी दौर से गुजर कर निकले हुए हैं। तो हमें उस चीज को समझना चाहिए कि ये दौर जो है आने वाली सफलता का एक लक्षण भी है। तो इस तरह से जो है उसको ओवरकम किया जा सकता है सर। आपने ओवरकम की बात कही आप दोनों ने, तो मैं ये जानना चाहूंगा, मेरी इच्छा जाग गई कि सफर कैसा रहा, कि शुरुआती पढ़ाई कैसे की आप लोगों ने, फिर कॉलेज कहाँ से किया, फिर कॉलेज के बाद कैसे सोचा कि अब इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरी जो स्कूलिंग है वो मुंगेली से हुई। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से पास आउट हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन भिलाई से किया इंजीनियरिंग में। जब लास्ट ईयर आया तो लास्ट सेमेस्टर तक लॉकडाउन लग गया था, तो यूट्यूब पे और आसपास लोगों से सुनने को मिलता था कि गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी की जाती है। तो उस वक्त मैंने यूट्यूब पे देखा सिलेबस क्या है। उसके बाद जब लॉकडाउन हटा उसके बाद मैंने तब तक अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट रखी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब कोचिंग करना चाहिए ताकि एक प्रॉपर हमको सही गाइडेंस मिल सके। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग के जरिए फिर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। आपका धन्यवाद। जी सर, मैंने जो है अपना प्राथमिक स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है और 11th-12th में मेरा जो है रविंद्र भारती हायर सेकेंडरी स्कूल मदनपुर से वहां से तैयारी किया था। और मेरा जो है सर बीए मैं जो है गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट किया हूँ और एमए इकोनॉमिक्स से वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, दोनों प्राइवेट किया हूँ। लॉकडाउन का समय था, ग्रेजुएशन हो गया। और उसके बाद सर जो है मैं एसएससी का तैयारी कर रहा था उसी दौरान जो है। तो एसएससी में लगातार प्रयास करता रहा। 2022 में तो निकलते निकलते रह गया। 23 में जो है प्री भी नहीं निकल पाया। तो वहां से मैं जो है थोड़ा सा डिप्रेशन का वहां पर जो है समय रहा मेरा। और वहां से मैं अपना जो है स्विच किया जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ तैयारी करना। और वहां से जब तैयारी किया तो सर फिर लगा कि स्टेट गवर्नमेंट में रैंक लाना थोड़ा सा इजी है वहां से करके। तो ठीक रहा सर, तैयारी करते रहे और समय निकल गया, फिर सफलता मिली सर। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप दोनों ने अपनी स्टार्टिंग जो पढ़ाई है, तैयारी है, वो लॉकडाउन के समय स्टार्ट की। लॉकडाउन का समय ऐसा था कि लोग नॉर्मल पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। उस दौरान कैसा रहा आपका कोचिंग का अनुभव? लॉकडाउन के दौरान या उसके बाद कोचिंग का अनुभव कैसा रहा? लॉकडाउन के दौरान मैंने यूट्यूब से पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो मुझे अच्छा लगा कि एक सिलेबस को समझने का मेरे को प्रॉपर टाइम मिल गया। अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो शायद बहुत हड़बड़ी हो जाती। तो मेरे लिए लॉकडाउन का अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ। उसके बाद जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तब मुझे और चीजें क्लियर हुई कि बेसिक क्या है। अगर जैसे मैं पहले जो पढ़ रही थी वो सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ रही थी, फिर मुझे समझ आया कि जैसे छत्तीसगढ़ उसको मैप से पढ़ना है, जैसे मैथ्स है उसके फॉर्मूला हमको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये सब चीजों की गाइडेंस मुझे कोचिंग से मिली। तो एक बहुत अच्छा योगदान रहा मेरे कोचिंग का। आप क्या कहना? जी सर, मेरा भी वही रहा सर। लॉकडाउन के समय मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ और उस समय मेरा सीजी का तैयारी चल रहा था। लेकिन यहाँ जो है कोचिंग में जब मैं आया मैं तो स्पेशली यहाँ पर मुझे जो छत्तीसगढ़ का तैयारी जो है एसएससी से सिलेबस जो बाहर है, तो यहाँ आने के बाद जो है कोचिंग से जो है खास करके जो है छत्तीसगढ़ की तैयारी की। जैसा आपने कहा कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे और आप इंजीनियर सेक्टर में रहे। अक्सर लोगों का ये भ्रम है कि सीजीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, चूंकि आप लोगों का चयन हो चुका है, इसके साथ आप लोग अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अन्य एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं और जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप कुछ अंतर समझ आता है आपको? नहीं सर, मेन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सीजीपीएससी में कवर हो जाते हैं। व्यापम के 1-2 एग्जाम्स होते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस रहता है, तो वो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी 1-1.5-2 महीने में कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि सीजीपीएससी की ही तैयारी की जाए क्योंकि वो पूरा डीप हमको नॉलेज देता है। आप क्या कहना चाहते हैं? सेम रणनीति है सर। यदि हम जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो ऑलमोस्ट जितना बेसिक सिलेबस है उसको हम सीजीपीएससी के थ्रू कवर कर लेते हैं। और जैसे व्यापम कोई नया वैकेंसी लाता है तो उसका कोई कोर्स सेक्टर या कोई नया सिलेबस ऐड करता है, उसको 2-3 महीने में आराम से जो है कवर किया जा सकता है। तो सेम रणनीति रहेगा उसके लिए। सही बात की आपने। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि वर्तमान समय में सरकारी नौकरी को एक सबसे बड़ा जुआ माना जाता है, और आप लोगों ने क्या सोचा कि सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करनी है? क्योंकि जबकि हर साल कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, सिलेबस और डिफिकल्ट होते जा रहा है और उलझने आ रही है, फिर भी आप लोगों ने क्यों चुना कि नहीं हमको तो सिर्फ सरकारी अधिकारी ही बनना है? सबसे बड़ी जो बात है सर वो नजरिए का है।
डिफिकल्टीज हर क्षेत्र में है। आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाएंगे तो वहां भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और सरकारी जो जॉब है ये सम्मानित पोस्ट है सर, तो हर किसी का आकर्षण होता है उस ओर। और जब हम लोगों ने सिलेबस भी देखा तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, हर सेक्टर में आपको मेहनत है तो क्यों ना इसी की तैयारी की जाए। और जब उसको हमने स्टार्ट किया तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ गया। आप क्या कहना चाहते हैं गंगाधर? जी सर, ये भी जो है गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना एक जुआ नहीं मान सकते, क्योंकि लास्ट में होना नहीं होना वो हम लोगों का जो कर्म जो है डिसाइड करता है। और एक बार अच्छा से मेहनत कर ले तो कोई भी सेक्टर में जाकर के हम अच्छा से काम कर सकते हैं। यहाँ से कम हम लोग का व्यक्तित्व विकास तो हो सकता है अच्छे से जो है। तो इसको ये नहीं कह सकते कि जुआ है, लास्ट में नहीं भी होगा तो एक अच्छे व्यक्ति बन के यहाँ से निकलेंगे। आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, एसएससी की तैयारी से सीजीपीएससी की तैयारी में शिफ्ट हुए, जी। कितनी डिफिकल्टीज आई स्टार्टिंग में? क्योंकि आज के डेट में कई बच्चे जो होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, एसएससी की तैयारी करने जाते हैं, बैंकिंग की तैयारी करने जाते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि बैंकिंग की तैयारी और एसएससी की तैयारी ज्यादा कठिन है सीजीपीएससी की, परंतु वो एक अलग तैयारी होती है, यहाँ की तैयारी अलग है। तो आपने उन दोनों में कितना अंतर पाया, और शुरुआत में क्या क्या परेशानियां हुई आपको? दोनों का सर कठिनाई को नहीं बोल सकते सर, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट को देख सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में है, अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ का पढ़ाई का स्तर देख सकते हैं और वहाँ के स्टूडेंट का जो है लेवल देख सकते हैं। तो एग्जाम बोले तो इजी है, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट है वहाँ पर अच्छे स्कोर कर रहे हैं, तो वहाँ कंपटीशन में सस्टेन करना वहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में। और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में ये है सर, यहाँ पर स्पेशल सिलेबस छत्तीसगढ़ का है, तो जो दूसरे स्टेट के लोग हैं तो छत्तीसगढ़ को तो पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर कंपटीशन जो है लिमिटेड हो जाता है। तो कंपेयर करेंगे तो सिलेबस तो टफ है सीजीपीएससी का, बट कंपटीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से कम है, तो कंपेयर करें तो इजी है ये। तो जैसा आपने कहा कि सीजीपीएससी कंपटीशन कम है ना, इस नाम से लोग यहाँ पर आते हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर मैं एक कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, आज मैं कॉलेज पास आउट हुआ और मैं गंगाधर चंद्राकर और चंचल श्रीवास्तव से ये बात पूछूं कि मुझे सीजीपीएससी की तैयारी करनी है, तो एज ए मेंटर आप दोनों मुझे कौन सा ज्ञान देंगे, कि कैसे बताएंगे कि मुझे अपनी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? चंचल आप। सबसे पहले तो जो सिलेबस है सर वो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिए, तब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ है उसको मैप के थ्रू पढ़ना चालू करिए, वो हमको इजी पड़ता है। और हमेशा अपनी एक जो फेयर कॉपी है उसके साथ एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी आप बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में वो रिवाइज करने के काम आएगा। और मैथ्स के लिए भी सेम है सर, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे सबको आप फेयर नहीं कर सकते, तो आपके पास एक अलग से फॉर्मूला और जो ट्रिकी क्वेश्चंस है उसकी एक अलग नोटबुक होनी चाहिए। गंगाधर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा रणनीति इसमें ये रहेगा सर, जो फिक्स सिलेबस है या जो छोटा छोटा सब्जेक्ट है, मैं चाहूंगा पहले उसको कंप्लीट करूं करके। जितना छोटे छोटे सिलेबस है उसको यदि कंप्लीट करके हम लोग जो है कंप्लीट रखेंगे, फिर जो बड़ा सिलेबस है उसमें क्या रहता है, उसमें थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाता है। जैसे इंडियन जीएस है, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, लेकिन वही देखिए सीजीजीएस तो वो फिक्स रहता है, जो सबसे बनेगा वही बनेगा। तो जो छोटे सब्जेक्ट है उसको अच्छे से कवर कर लें और बाकी जो बड़ा सब्जेक्ट है उसको रेगुलर पढ़ते रहें, तो तैयारी थोड़ा सा इजी हो सकता है। आप दोनों आप मैथ्स की बैकग्राउंड के हैं और आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं। ये आप दोनों ऐसे हैं कि आपकी भी एक तैयारी के दौरान एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो आर्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, फिलॉसफी हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया, ये आपके सबसे बड़ी डिफिकल्टीज मानी जाती है। आपकी डिफिकल्टीज तो ऐसी है कि जिसको पार नहीं हुआ तो आपकी नैया ही डूब जाने वाली है। सी सेट की बात करते हैं, तो आपने अपने सी सेट को कैसे ओवरकम किया, और आपने अपने इंडियन जीएस को कैसे कवर किया? इंडियन जीएस या सीजीजीएस के लिए सर मेन वो ये कि हम पहले एक बार सिलेबस अपना पढ़ लें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन जरूरी है। क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड वालों को हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग ट्रिक्स और फॉर्मूला ये सब के जरिए हम मैथ्स में अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बेसिक भी हमारा क्लियर होता है। लेकिन मेरा तो खैर 10th के बाद से जीएस पूरा ही छूटा हुआ था,
छत्तीसगढ़ तो अभी हम लोगों ने इस प्रिपरेशन में ही स्टार्ट किया। तो एक बार 2 बार इसका कोई लिमिटेशन नहीं है सर कि आप कितने बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जितने बार रिवाइज करेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही किसी एक बुक पे रहिए, बार बार बुक्स चेंज करने में भी हमारा जो इमेजिनेशन है अपने बुक का वो बदलता है। तो एक बुक पे रहिए और जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करिए। ऑब्जेक्टिव्स मूल मंत्र है कि आप ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर के हैं, इसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज है, ये हमारी जितनी भी सिली मिस्टेक्स है इसको कवर करती है। जी सर, मैं जो है आर्ट बैकग्राउंड से भले हूँ, लेकिन मेरा जो स्कूलिंग में है उसमें मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ से ही रहा है। अच्छा। इसी कारण जो है मैं एसएससी फील्ड में भी गया था, तो मैथ्स का मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, तो उतना ज्यादा उसमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ा। साथ में जो है मैं एसएससी का तैयारी कर रहा था, तो वहां पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश मेरा अच्छा से जो है वहां पर मैं रेडी कर लिया था जो। और आर्ट जो है यहाँ से आर्ट तैयारी किया हूँ मैं जो है, तो ये जीएस वगैरह भी जो है सही हो गया था मेरा कॉलेज के दौरान जो है। तो मेरा देखूं तो सर ओवरऑल सब्जेक्ट जो है मेरा कॉलेज में, और मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, तो वहां से कवर हो गया था वो जो है। एक मैथ्स वालों की एक और समस्या है जो मैंने फेस भी किया है, मैंने देखा भी है कि ये दोनों की समस्या है। हमको चूंकि हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो हमको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभी कि जीवन भर तो यही पढ़े हैं, इसमें क्या लगाना है ना। तो वैसा कोई आपके साथ भी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कभी? वो टेस्ट सीरीज से समझ आ जाता है सर। कभी कभी क्या होता है, ये सही है कि मैथ्स बैकग्राउंड है तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, पर आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, वहां पे समझ आ जाएगा कि स्कूलिंग तक जो मैथ्स है और इधर जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिफरेंस समझ आ जाते हैं। तो मन में डर बना रहता है कि सी सेट नहीं निकला तो फिर जीएस का चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को उसमें सेल्फ चेक करते रहिए और आगे उसमें बढ़ते रहिए। गंगाधर, आप पर आते हैं। आपकी तो स्कूलिंग मैथ्स से हुई, कॉलेज आपने आर्ट से किया। अब आप तो दोनों रास्ते पे चले हैं, तो दोनों रास्तों में आपने सामंजस्य कैसे बनाया? देखो सर, उसमें तो मेरा एक है अपना पढ़ने में रुचि, तो मैथ्स में हमेशा से मेरे को रुचि रहा है, तो मैथ्स पढ़ने के लिए तो उतना मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत हुआ सबसे ज्यादा मेरे को छत्तीसगढ़ पढ़ने में, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से तैयारी करके जब यहाँ आया ना, तो दूसरे स्टूडेंट को देखा, तो अपना स्तर अदर सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, यहाँ पर मेरा फुल नंबर स्कोर कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारा एग्जाम भी दिलाया व्यापम का, आज तक के जो है मैथ्स में फुल स्कोर ही रहा मेरा व्यापम का जो है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ तक के ऐसा स्थिति था, मैं निगेटिव में जाता था नंबर जो है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो छत्तीसगढ़ ही रहा मेरे को। लेकिन गाइडेंस प्रॉपर मिलने से और साथ में जो दोस्त लोग हैं उन लोगों के सर्कल से जुड़ने से समझ में आया कि उन लोगों का स्तर जो छत्तीसगढ़ जो पढ़ने में है, उन लोगों का जो है बहुत आगे है मेरे से। तो वहीं से पढ़ना शुरू किया। और कोई भी बुक को पढ़े ना सर, रिपीट करते जाए, और जीएस जो है रिपीट का ही खेल है वहाँ पे। तो जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा कमांड बढ़ते जाएगा। एक समय के बाद ऐसा हो जाता है कि मैथ्स रीजनिंग से भी ज्यादा इजी जो है जीएस लगने लग जाता है। आपने एक बात कहा कि आपको अच्छा मार्गदर्शन मिला और दोस्तों ने आपका साथ दिया। एक समस्या ये भी है कि अक्सर जो विद्यार्थी हैं उन भैया या दीदी के पास चले जाते हैं जो 4-4 साल 5-5 साल से, जिनका खुद नहीं निकल रहा है, और वो ट्रिक्स देते हैं कि ऐसे करोगे तो निकल जाओगे। तो क्या विद्यार्थियों को उन भैया दीदियों के पास जाना चाहिए या उनसे बचना चाहिए? इस पर क्या कहेंगे? गाइडेंस के लिए तो नहीं कह सकते सर, लेकिन आपको जाना जरूर चाहिए। आप ये जरूर सीख सकते हैं कि अगर उनको असफलता मिल रही है तो क्यों मिल रही है। अच्छा, तो आप उस चीज को ना करें तो आपको सफलता जल्दी इनका सी सेट स्ट्रॉन्ग है मतलब। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हमें तो पहले बात तो सर जो सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड मतलब ये है कि उस फील्ड में अच्छे से काम नहीं किए या कुछ उन लोगों का जो अचीवमेंट नहीं है, वहां से गाइडेंस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका गाइडेंस लेने का कोई हमें वैलिड रीजन ही नहीं है। तो उन लोगों से पूछ सकते हैं जो कुछ उस क्षेत्र में किए हैं, तो वहां से हमें जो एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। जो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आप क्या सोचते हैं कि चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जहां तक मैं समझता हूं कि बच्चों को सबसे बड़ी एक तो तकलीफ है, वो है मेंस आंसर राइटिंग की होती है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप क्या बताना चाहते हैं बच्चों को कि कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, चेक किनसे करवाना चाहिए, या कुछ गड़बड़ नजर आ रही है या कुछ कमी नजर आ रही है तो उसके लिए मेंटरशिप किनसे लेना चाहिए?
जो इस फील्ड में बहुत टाइम से है सर, और मतलब निकाल चुके हैं एक दो बार मेंस, या फिर आपके जो टीचर्स हैं उनसे अपनी कॉपी चेक कराइए, जितना ज्यादा हो सके आंसर की प्रैक्टिस करिए। आपको हर बुक के पीछे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी, और जो आपके मेंटर आप बनाए हैं, आपके टीचर्स हैं या कोई सीनियर है जो क्वालिफाइड है, तो उनसे चेक कराइए और उनसे नए क्वेश्चंस बनवाइए, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है मेंस का, तो वो प्रैक्टिस जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, वही सेम आंसर है सर। हम अभी तो जो है मेंस का हमें जो है टॉपर का भी आंसर राइटिंग मिल जाता है, उसको देख करके एनालाइज भी कर सकते हैं कैसा है करके। साथ में अपने सीनियर है, टीचर्स है, वहां से अपना आंसर राइटिंग या स्किल जो है सीख सकते हैं, और सीनियर के जो उन लोगों से जुड़े रहेंगे तो इस फील्ड में हम लोग अच्छा कर सकते हैं। जो इंटरव्यू के आखिरी तरफ हम जा रहे हैं और जाते जाते आपसे 3 सवाल हैं। आप दोनों को ऐसा क्या लगता है कि जो व्यक्ति आज से तैयारी करना शुरुआत कर रहा है, उसे क्या चीजें बिल्कुल रोज करनी चाहिए, क्या चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक, और ऐसी क्या चीजें हैं जो आप नहीं कर पाए पर आपको अब लगता है कि ये चीजें बच्चों को करनी चाहिए? आपसे शुरुआत करते हैं। पहले चीज तो सर जो है नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। बहुत सारा यहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा, बहुत ज्यादा जो सोर्स से जो है बचना चाहिए। अभी जो है बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हो गए हैं, तो एक बुक को कोई प्रिफर करके उसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तीसरा चीज ये कर सकते हैं सर, यहाँ जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिस चीज के लिए आए उसी चीज में ध्यान दें। हम लोग यहाँ आने के बाद जो है अपना जो मेन गोल होता है उसको भूल करके बाकी सब चीज करने में लग जाते हैं। तो ये जो है इन चीजों से हमें जो है बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए इसके लिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी एक सिलेक्टेड बुक जो है बार बार रिविजन करें, सर लोगों से प्रॉपर मार्गदर्शन लें। पढ़ने के लिए एटलीस्ट 8 घंटे शुरुआती दौर में, क्योंकि लंबा समय रहता है सर। शुरू में यदि हम 10 घंटा 12 घंटा ले लेते हैं, बाद में फिर उतना कंटिन्यू नहीं कर पाते तो डिप्रेशन जैसे स्थिति आ जाता है। तो उसको जो है हमेशा बढ़ते के क्रम में, तो शुरू में 8 घंटा मिनिमम, एग्जाम जब 3 महीने बचे 4 महीने बचे तो वो कम से कम 10 घंटा से ऊपर जाना चाहिए। ऐसा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो बना करके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये चीजें करना चाहिए। और ऐसा चीज सर जो अभी के स्टूडेंट को करना चाहिए जो मैं नहीं कर पाया, मोबाइल कम यूज करना चाहिए, रील्स वगैरह थोड़ा सा कम देखें। ये चीज मैं अपने में अपना एक वीकनेस देखा हूं मैं, जो है कि हालांकि यूज कम करता हूं लेकिन ये एक वीकनेस रहा है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट जो है अभी रील को जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो आपने जैसे कहा कि आपने रील अवॉइड नहीं किया, फिर भी आपका चयन हो गया। फिर बच्चे तो बोलेंगे कि इनका तो रील देख के चयन हो गया, तो आप तो रील से चयनित अधिकारी हो जाएंगे। नहीं सर, ये देखो सर, वो जो है हम लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं कितना समय देखना है करके। अब जैसे मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, बीच में मेरे को माइंड फ्रेश करना है, तो कई लोग अलग अलग, सब लोगों का मूड फ्रेश करने का ऑप्शन रहता है। कई लोग मंदिर चले जाते हैं, कई लोग घूमने फिरने चले जाते हैं। तो मेरा ऑप्शन ये था कि मैं लाइब्रेरी में बैठ करके ही 15 मिनट 20 मिनट का रील देख लेता था, जिससे ये होता था कि फिर सामने बुक पढ़ा हुआ है, तुरंत उसी बुक में फिर लग जाता था 15-20 मिनट बाद। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट भी ले सकता था कि अपने वहां सीट से नहीं उठ रहा हूँ। लेकिन दूसरे लोगों के लिए निगेटिव इस तरह से हो सकता है कि रील जो देखना शुरू करते हैं 1 घंटा 2 घंटा तक के उसमें लगे रह जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत निगेटिव हो सकता है। हाँ, मेरा काउंटर सिर्फ इसी के लिए था कि आप उसका पूरा क्लियर कीजिए कि भैया रील देखना है तो कितना टाइम देखना है। आप क्या कहना चाहती हैं? चलिए सर, जो नहीं करना चाहिए वो तो वही है कि डिस्ट्रैक्शन से आप बचिए, अलग अलग सोर्सेस पे मत जाइए, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेंगे आपको। इसके साथ ही साथ सर, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा आप दूरी बनाइए, क्योंकि ऐसा फील्ड है कि टाइम मांगता है। एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आसपास के जो लोग हैं वो डिमोटिवेट करते हैं। थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर रहिए। और करना चाहिए सर, वो मेन ये है कि आप डेली या अल्टरनेट डेज में एटलीस्ट टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टिक करिए, उससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। मेडिटेशन करिए सर, आज के टाइम पे मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड भागता है इधर उधर, जब आप पढ़ने भी बैठेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मेडिटेशन प्रॉपर करिए। और ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहिए जो इस फील्ड में हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो किसी और को पता है, आपको नहीं पता, तो वो आप उन लोगों के कांटेक्ट में रहिए। छोटा सर्कल बनाइए, ज्यादा बड़ा मत बनाइए, लेकिन अपने आसपास पढ़ने वाले लोगों को रखिए। और जो मैं नहीं कर पाई सर, वो तो मेन वही है कि मोबाइल का टाइम थोड़ा कम करना जरूरी है। हमने भी किया है। अब ये है कि हम लोग जैसे या तो 25 मिनट या वो जो 50 मिनट वाला रूल है वो अपनाइए। मोबाइल डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है। तो
सफर अभी बाकी है कि मंजिल लगता है कि अब मंजिल पा गए? मेरा ऐसा है सर कि अभी तो इस बारे में सोचा नहीं हूँ। अभी जैसे ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद वर्क लाइफ देखेंगे तो आगे थोड़ा सा समझ में आएगा, लेकिन अभी तो मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ सर। तो आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है इस बारे में भी डिसाइड नहीं किया अभी। तो ये थे हमारे साथ गंगाधर चंद्राकर और चंचल श्रीवास्तव। इन्होंने अपनी जर्नी बताई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब बताया, किस तरह से इन्होंने लॉकडाउन में सरवाइव करके अपनी तैयारी को शुरुआत की, उन सब पर चर्चा की। ये तो महज 2 लोग हैं, ऐसी और न जाने कितने सारे हैं जिनकी अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक जर्नी है और उनके पास भी अपनी एक सीख है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक उनकी बात पहुंचाया जाए, आप तक वो रामबाण इलाज भी पहुंचा दिया जाए, जिसको ग्रहण करने के बाद आप भी इस स्थान तक यानी कि इस इंटरव्यू देने की जगह तक पहुंच जाए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए दिल्ली IAS के पेज पर, हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।